हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के सेकंड लेक्चर में ये देखेंगे कि या वर्क एनर्जी पावर में हम ये देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे होता है, और आपको बेसिक चीज़ें जो प्रीवियस क्लास में बताया था कि वर्क डन होता क्या था, और जब हम उस पर वर्क करते हैं तो या जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तब हम वर्क कर पाते हैं, या उसके प्री कंडीशन आपको ये बताया गया था कि एनर्जी आपके पास मस्ट भी होना चाहिए, तभी आप वर्क कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी बॉडी को जब हम एनर्जी देते हैं तो उसमें एक मूवमेंट होता है, बिना मूवमेंट के कोई भी वर्क डन हम नहीं कर पाते थे। ये हमने देखा, ये अभी आपको बता देता हूँ। ऐसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज़ कि कोई ब्लॉक है और इस पर आपने कुछ फोर्स लगाया, तो सपोज़ इसमें कुछ मूवमेंट हुआ डी, तब तो उसमें हम कहेंगे कि ये वर्क हो रहा है। अगर हम अगर कितना भी फोर्स लगाएं तो उस पर कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो हम क्या कह पाएंगे कि वर्क वहाँ पर जीरो हो रहा है। और वर्क का डेफिनेशन ने देखा था कि जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं उसी के अलॉन्ग उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसको वर्क कहते थे। उसी के अलॉन्ग हो तो फिर वहाँ पर एंगल से आपको बताया था कि एफ डॉट डी कैसे होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, वगैरह वगैरह बातें। अच्छा, इसमें आपको ये समझने के लिए है कि सब पहले जैसे मान लीजिए कोई मूवमेंट होता था, एकदम पहले काइनेमेटिक्स में सोचिए कि मूवमेंट होता था तो वहाँ पर केवल हमें एक्सेलरेशन वगैरह वेलोसिटी दिया रहता था, जो दिया रहता था हम मानते थे। जब डायनेमिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो 3 चैप्टर में हमने देखा कि लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, वहाँ पर क्या होता था कि कॉज बताना पड़ता था कि ये फोर्स लगेगा। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम में देख रहे हैं कि फोर्स तो लग रहा है, तो क्या उसमें मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस फोर्स हम लगा रहे हैं तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके अलॉन्ग हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, या उसके अपोजिट हो रहा है। तो उसके बाद हम एनर्जी के आसपास चीज़ें घूम रहा है ये, और फिर एनर्जी से क्या हो रहा है कि अगर आपके पास एनर्जी होगा तब आप वर्क कर पाएंगे। मतलब कि वो जो फोर्स लगा रहा था तो बेसिकली उसको एनर्जी दे रहा था, और वो एनर्जी कैसे वो वर्क में डिसिपेट हो रहा है, या मतलब कि जैसे इन जनरल कि आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क करेंगे, या वर्क करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो आप ये लगा लीजिए कि किसी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इन्वायरमेंट को पूरा एक यूनिवर्स को मान लें तो एनर्जी क्रिएट नहीं होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो किसी को हम एनर्जी देते हैं तो क्या कर सकता है, उसमें या तो मूवमेंट होगा या मूवमेंट नहीं होगा। मतलब कि अब एनर्जी वो जितना एनर्जी दिया, मतलब किसी ने एनर्जी दिया तो जिसने एनर्जी दिया उसका एनर्जी थोड़ा कम होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है और यहाँ पर 20 जूल एक काम कर रहा है इस पर, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पहुँचा तो अभी इसके पास इनिशियली 0 था, थोड़ी देर के बाद इसके पास 5 जूल हो गया, तो जो ये लगा रहा है उसके 15 जूल हो गया। तो जो वर्क इस पे काम कर रहा है उसका एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है, और जिस पे वो काम कर रहा है उसका एनर्जी बढ़ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो उसको कभी एनर्जी दिया गया तो वो रेडिएट तो करेगा, मतलब या मतलब कि वो डिसिपेट करेगा, उसको कैसे तो लूज करेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ मोशन में अगर कर लेता है तो वहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी में चले जाते हैं। तो खैर वर्क का ओवरऑल हमारा क्या था कि F इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब कि उसमें जो हम एफ डी कॉस थीटा कि जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है तब हम कह पाते थे। तो उसमें फिर देखा था आपने पॉजिटिव फोर्स, निगेटिव फोर्स या जीरो फोर्स। पॉजिटिव फोर्स जिधर फोर्स है उधर ही मूवमेंट है। जीरो फोर्स कि अगर फोर्स लगा रहे हैं और मूवमेंट परपेंडिकुलर है, जो सर्कुलर मोशन वाले जो थे, ये आप उसमें आप देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स जैसे थे। जैसे सेंट्रीपिटल में क्या था कि अगर मूवमेंट हो रहा है टेंजेंशियली, मतलब उसके पेरीफेरी पर सर्कल के, फोर्स टूवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो उसके चलते आप कह सकते थे कि उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, तो इसमें फोर्स वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल जीरो होगा। एक बात। तो तीसरा कि अगर नेगेटिव फोर्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और मूव कर रहा है, थोड़ी देर के बाद अपने आप रुक गया, तो उसमें फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन के चलते वहाँ पर वर्क उसको निगेट कर रहा था और कर रहा होगा, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें देखा था। तो अब आ जाइए उसी के एक्सटेंशन में एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कह रहा है कि बॉडी पुल्स, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ए बॉडी पुल्स अ 5 kg ब्लॉक 20 मीटर along a horizontal surface at a constant speed with force directed 45 degree above the horizontal. If coefficient of kinetic friction is 0.2, how much work does the body do on the block? तो इसमें देखिए क्या है कि अगर एक 20 kg का ब्लॉक है ऐसा, और इस पर एक फोर्स लग रहा है और उसका एंगल कितना है 45 डिग्री, तो जैसे ही ये मूव करेगा तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन एक लगेगा F, जब मूव करने वाला होगा तो। और देख लेते हैं मूव कर रहा है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है,
पता चला कि मूव ही नहीं किया तो हम वर्क कैसे कर पाएंगे, शून्य होगा ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए तो थोड़ा आपको इसको वर्क को देखना पड़ेगा। तो अच्छा देखते हैं, तो इसको अब इसके चलते मूवमेंट कितना हो रहा है, 20 kg का ब्लॉक है, 20 kg का नहीं 5 kg का ब्लॉक है, और उसमें ये 5 kg का है, और इसके चलते मूवमेंट यहाँ पर 20 मीटर हो रहा है, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.2 गिवन है। तो देखते हैं यहाँ से क्या आ गया, एफ कॉस 45 और ये एफ साइन 45। अच्छा, हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो एफ तो मिसिंग है ना, तो कितना लग रहा है क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। तो अगर हम देखें कि अगर नेगेटिव में अपने आप आ जाए तो हम कहेंगे कि वर्क 0 होगा, और यहाँ से एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा 5G, ये सब। तो जो वर्क डन होगा नेट एफ कॉस 45 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, यही होगा। और ठीक है, उसमें और कुछ तो नहीं बोला, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ द 0.2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ कॉस 45 इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से बोल रखा है ना कि बॉडी ऑफ द पुल द इतना, दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। द कांस्टेंट स्पीड मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा, एम ए इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ से एफ कॉस 45 और फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 0। तो एफ कॉस 45 इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स इस केस में 5G नीचे और n ऊपर, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स n इक्वल टू 5G माइनस एफ कॉस 45 हो जाएगा क्या, सॉरी एफ साइन 45 हो जाएगा क्या, क्योंकि n और f एक सेम डायरेक्शन में है। तो n के जगह पर यहाँ रख ले 5G माइनस एफ साइन 45, ये देखिए ऐसा। तो इस पूरे से हमें f मिल जाएगा। हमें क्यों कर रहे हैं ये सब निकालने के लिए, क्योंकि हमें वर्क निकालना है ना। तो वर्क के लिए क्या चाहिए, इसी फोर्स के चलते f इंटू डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी नेट फोर्स अगर देखें इसका, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये वाला f साइन 45 इधर आएगा, आ जाएगा, तो f कॉस 45 और साइन 45 और म्यू के साथ रहेगा। और यहाँ से कितना हो गया, म्यू 5G अपॉन कॉस 45 प्लस म्यू साइन 45, ऐसा होगा। तो ये हमारा ये नेट फोर्स आया। इसको थोड़ा और लिख लेते हैं अच्छे से, F इक्वल टू म्यू 5G कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसा होगा। तो वर्क इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, F इंटू डी। तो म्यू का वैल्यू 0.2 इंटू 5G 10, कॉस थीटा मतलब 45 डिग्री था, तो 1/√2 और mg, और इसमें फोर्स में लाने के बाद 20 मीटर है, इज़ द 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 1/√2 और 0.2 अपॉन √2। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ आपका हो जाएगा 5 इंटू 0.2 इंटू 5 इज़ 1 और 10 हो गया, तो 200 हो गया। और यहाँ से √2 को एलसीएम लेकर इधर भेज दिया और 1.2 हो गया। तो ये हमारा इतना जूल हो जाएगा। बाकी अपना वो सिंप्लीफाई करते रहिएगा। तो इसमें आपको समझने के लिए ये था कि फोर्स को लॉज ऑफ मोशन से निकाला और उसके बाद उसको रिजॉल्व किया। जो बॉडी ये मूव कर रहा था 5 kg, फोर्स डायरेक्टेड 45 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू था। तो यहाँ से हमने उसका वर्क जितना नेट फोर्स आया था इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कर दिया जो फोर्स लग रहा था, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बॉडी इज द थ्रोन रफ सरफेस सच दैट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज लिनियरली varying with the distance traveled by as F is equal to AX plus B. Find the work done by the friction on the body before coming to rest. Box travel a distance S. तो ठीक है, वहाँ पर हमें गिवन ही है जैसे कि वेरिएबल फोर्स है, वर्क इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं
एफ डॉट डी एक्स, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ऐसा। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 to s, मतलब कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, s डिस्टेंस। तो मानते हैं कि एट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है और पूरा जब वो फोर्स जाके रुक रहा होगा तो s डिस्टेंस चला होगा। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करें, ax का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा ax स्क्वायर बाई 2 और b का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा bx, और यहाँ से 0 to s होगा। तो यहाँ से कितना हो गया as स्क्वायर बाई 2 प्लस bs होगा ये चीज़। तो इस पार्ट का आंसर ये है, सिंपल इसमें इंटीग्रेशन आपको लगाना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फोर्स बैरिंग विद द डिस्टेंस इज गिवन बाय एज एफ इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड अ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन इट्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू डिस्टेंस d। ठीक है, ओरिजिन से d डिस्टेंस पे चल रहा है, तो यहाँ भी फोर्स फंक्शन ऑफ x ही है। तो उसके पहले आपको ये बता दूं थोड़ा बहुत ज्ञान इंटीग्रेशन का, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर ए एक्स अगर है तो ये जितने ई रेज टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा, इसका जितना भी इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसिएशन हो सेम होता है, ई रेज टू दी पावर एक्स होता है। अभी ई रेज टू दी पावर एक्स है तो ई रेज टू दी पावर एक्स होगा, लेकिन जितना ये मल्टीपल में कुछ होगा उतने से डिवाइड हो जाएगा, तो ई रेज टू दी पावर एक्स बाई ए ऐसा। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किसके चलते हमें वर्क डन अगर डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो एफ के जगह पे क्या रख लें, ए टाइम्स ई रेज टू दी पावर माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स ऐसा। तो अभी ये तो कांस्टेंट है, ए और बी के बारे में कांस्टेंट बोला है, तो ये तो आउटसाइड बाहर आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन उतना ही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कि जो इसमें x के साथ क्या मल्टीपल है, माइनस बी, तो ये माइनस बी आ जाएगा बाहर। अच्छा, एक चीज़ और होगा कि इसका लोअर लिमिट क्यों क्या बोला है कि द फाइंड अ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन इट्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू डिस्टेंस d। तो ओरिजिन से मतलब x का वैल्यू 0 रहा होगा और डिस्टेंस d ऐसा, तो इसका लिमिट इतना आ जाएगा 0 to d। तो कितना हो गया, a माइनस बी ई रेज टू दी पावर माइनस डी एक्स। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ए b था, x की जगह पे d आ गया, ठीक है, और a अपॉन माइनस बी ई रेज टू दी पावर 0, तो a बाई माइनस बी, तो माइनस प्लस बी हो जाएगा ई रेज टू दी पावर 0। तो ई रेज टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो आप यहाँ से a बाई बी कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस a बाई बी। अच्छा, a बाई बी तो कॉमन ले लिया है, तो फिर क्यों आएगा, तो फिर क्या बचा कि a बाई बी कॉमन लिया, तो ये तो 1 ही था, माइनस इसके जगह पे ई रेज टू दी पावर माइनस बी डी ऐसा। तो ये इस पार्ट का आपका आंसर मिल जाएगा, a बाई बी इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर बी डी। तो इसमें इसका थोड़ा बहुत आपको ज्ञान था, लेना चाह रहा था इंटीग्रेशन का क्या होगा, और जो वर्क डन ऑफ कोर्स इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने इंटीग्रेशन का यूज है इसमें देखा, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है, एक 2 kg बॉडी इज द डिस्प्लेस्ड ऑन अ रफ plane with the friction coefficient mu is equal to 0.5 with the vertical of force F is equal to 4x square plus 15 Newton. Find kinetic energy of the block after the block has traveled the distance 5 मीटर। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको जैसा पहले भी उसमें अभी बताया था कि क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए चल रहा है ऐसा, या ऑब्जेक्ट यहाँ पर मास m है, तो इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो इसमें मूवमेंट कब होगा। अगर आप फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डायनेमिक्स जानते हैं तो ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन से ये वाला फोर्स मस्ट भी ज़्यादा होगा, तब इसमें ऐसा मूवमेंट होगा और चल पाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एक इसको ओवरकम कर लिया तो फ्रिक्शन रिमेन तो पीछे की तरफ लग ही रहा होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जब हम फोर्स इस पर लगाएंगे तो कुछ इस पर वर्क होगा,
इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं, तो एनर्जी वो किस में प्रोसेस कर रहा है, मतलब इसके चलते मूवमेंट हो रहा है ना, तो उसके चलते क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। अभी उस पर ऑल दो मैं आऊँगा, अभी आपको बताया नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा प्री स्टार्ट अभी कर देता हूँ कि जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो उसके चलते कुछ मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तो उसमें एनर्जी कैसा फॉर्म होगा, काइनेटिक एनर्जी का। जब हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तो दो तरीके से एनर्जी डिसिपेट करता है, या तो मोशन में आ जाता है या तो अपना कॉन्फ़िगरेशन बदल लेता है। कॉन्फ़िगरेशन बदल लेता है मतलब जैसे हम किसी को फोर्स लगाएं तो या तो छिटक जाए, मतलब किसी को पुश किया और टक 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 कहीं वो बाहर निकल गया, ठीक है, एक तो वो है, तो पुश किया तो उसमें मोशन मतलब आया और वो उस फोर्स को अपना जो हम उसको पुश किए थे वो अपना उसके मोशन के थ्रू उसको डिसिपेट कर दिया। दूसरा कि मोशन तो उसमें नहीं हुआ लेकिन हाँ शेप बदल उसका बिगड़ गया, जैसे कि बॉल है, आप बॉल को फेंकिए, ऐसा फोर्स लगाइए या ऐसा एक चाटा लगाइए बॉल को, अगर सरफेस पर स्मूथ सरफेस पर है या कहीं भी है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसमें मूवमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन हम ऐसा भी होता है कि हम बॉल को चाटा भी लगा रहे हैं तो मूवमेंट भी हुआ और शेप उसका डिफॉर्म हो गया, जैसे क्रिकेट में आप देखते होंगे बहुत पिटाई होता है बॉल का, तो बॉल का शेप डिफॉर्म हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो बार बार वो ले रहा था, लेकिन जो उसका शेप डिफॉर्म हुआ कुछ उसका पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, तो बार बार जो मैं बोल रहा हूँ कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो उससे मैं बता रहा था। अब इसको देखिए कि जब इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट होगा, तो या फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, तो अब यहाँ से यहाँ तक जब आएगा वो तो कुछ वेलोसिटी तो गेन करेगा, लेकिन जितना उसको गेन करना चाहिए था उतना नहीं करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर स्मूथ रहता तब तो चलता, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर कर दिया तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, वो भी उसको मिनिमाइज ही करेगा ना। जैसे मान लीजिए कि एक स्मूथ प्लेन है, एक स्मूथ फ्लोर है, उस पर आप बॉल को फेंकिए तो जितना भी उसको जाना होगा जाएगा, नोट कर लीजिए 20 मीटर 30 मीटर जितना गया। अब सेम उठाकर आप रोड पे जहाँ पर खुरदरा है और सेम स्पीड से उसको फेंकिए तो आप देखेंगे उससे वो कम चला होगा। तो उसमें क्या हुआ, आपने तो दोनों साइड में फोर्स लगाया था, पहले वाले में फ्रिक्शन कम था तो इस चलते वो ज़्यादा दूर गया, इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा है दूसरे खुरदुरे वाले में, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक ऐसा केस ले लीजिए, केस 1, मतलब इसमें लेस फ्रिक्शन है, म्यू का वैल्यू सपोज 0.1 है और एक में म्यू का वैल्यू कुछ 0.9 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं दूर तक यहाँ जाएगा। और सेम से अगर v से इसको स्टक कर रहे हैं और यहाँ से अगर हम v से स्टक कर रहे हैं तो यहाँ पर उतना ना जाकर वो मस्ट भी कहीं यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये जो हो रहा है, ये जो चेंजेस हो रहा है वो किससे हो रहा है, फ्रिक्शन के चलते हो रहा है। तो मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी गेन करना चाहिए था उतना वो गेन नहीं करेगा, कुछ उसका फ्रिक्शन में डिसिपेट हो जाएगा, कुछ एनर्जी उसका फ्रिक्शन वो लेकर चला जाएगा। और हम जानते भी क्या है कि वर्क डन बाई द फ्रिक्शन निगेटिव होता है, क्योंकि वॉट एवर द मोशन उसका होगा, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट ही लगता है। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, -1। आपको बताया था ना निगेटिव फोर्स में कि वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, और कॉस 80 डिग्री का वैल्यू माइनस होगा, तो यहाँ से कितना जाएगा FD निगेटिव में। तो ये चीज़ आपका बता रहा था मैं कि फ्रिक्शन के चलते होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है। हम तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके चलते जो कुछ मूवमेंट होगा तो वो तो उसका वर्क डन होगा, साथ ही साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि म्यू भी है, तो वो क्या करेगा, उसका वर्क को खाएगा, या मतलब उसका मतलब जितना वेलोसिटी गेन करना चाहिए उतना वो गेन नहीं करेगा। ठीक है, तो आ जाइए, उसको अपने लिए स्पेस थोड़ा बना लिया जाए, अब उस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फोर्स पहले लग रहा है कितना 4x² + 15। ठीक, तो जो वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क दोनों को मिला लें, पॉजिटिव वर्क तो इससे हो रहा होगा 4x² + 15, और कितना डिस्टेंस चल रहा है 0 to फाइंड द काइनेटिक ऑफ द फ्रिक्शन, द ब्लॉक हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो 0 से 5 मीटर चला, और फ्रिक्शन के चलते निगेटिव वर्क होगा तो इस पॉजिटिव वर्क को मिनिमाइज कर देगा। अच्छा, उसका ब्लॉक का मास कितना दे रखा है, मतलब ऐसा आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं कि 2 kg का है तो 2g नीचे की तरफ और यहाँ से फ्रिक्शन इधर, और ऐसा मूव कर रहा होगा तो उसके चलते वर्क डन 180 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इंटू अगेन 5 मीटर उसके लिए भी होगा। तो इसको जब आप करेंगे 4x² का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा x² का x³/3, तो ये हो गया 4x³/3, और 15 का कितना हो जाएगा 15x। अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ से लगाएंगे
और फ्रिक्शनल फोर्स आपका यहाँ पर कुछ म्यू इस 0.5 है और mg का वैल्यू कितना है 2, तो 2 kg इज 20 हो गया इंटू 0.5 तो 100, 20 इंटू 5 इज़ 100, 100 इंटू 0.5 इज़ 50। तो यहाँ से इसको देख ही लीजिए कि जब सॉल्व करेंगे तो 4x क्यूब का 5 में रखेंगे तो 125 इंटू 4 500/3, फिर वहाँ पर 15x को रखें तो 75 माइनस ये तो 50 आ ही गया था, तो 150/3 कितना हो जाएगा, कुछ 167.67 मान लीजिए 66 आएगा, और 25 माइनस 50 प्लस 25, इसको आप कुछ ऐड करेंगे तो 192.67 ऐसा, तो इतना जूल होगा। मतलब कि ये जो एनर्जी आया या जो वर्क डन आया ये सारा का सारा किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन करेगा, वही हमसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया, ये आपको ग्राउंड तैयार किया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी के लिए कि काइनेटिक एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम में जब बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो सब बातों के लिए तो उसको पूरा बताया जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ 4 kg मास इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एज सोन इन फिगर। ओ फिगर यहाँ से गायब है, तो मुझे उस फिगर को लाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, तो फिगर नहीं था, उसका फिगर आपको ड्रॉ आपके लिए करके लाया। तो यहाँ से क्या है कि f वर्सेस x के बीच का है, तो पूछ रहा है हमसे कि बॉडी ऑफ 4 kg मास प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स विथ वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एज शोन इन अ फिगर, दिस फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन द फोर्स सीज टू एक्ट ऑन इट, मतलब वो लगना बंद हो जाए। तो यहाँ पर 8 मीटर पर लगना बंद हो गया, तो हम 0 से 8 मीटर का क्या उसका डिस्प्लेसमेंट में हम उसका वर्क निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता था ना कि वर्क वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा देता था, इस तरह का कुछ अगर है f वर्सेस x का, तो इसका एरिया ये वाला पार्ट वर्क ही देता था। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से x है, तो यहाँ से छोटा सा स्ट्रिप अगर बनाए ये कितना होता है dx, तो dw इक्वल टू कितना होता है f डॉट dx होता है, और इसी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली ये पूरे का इंटीग्रेशन मिल जाता है। देखो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि f यहाँ से यहाँ तक है और ये छोटा सा पार्ट कर्व है, तो dx होगा, तो आप इसको इमेजिन ऐसे करेंगे तो रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा फोर्स इंटू dx, और पूरे के लिए ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप इनफाइनाइट होते हैं, तो वही हम 0 टू लेकर x करते हैं। ये मतलब इंटीग्रेशन लगाने का या मीनिंग था क्या होता है। खैर यहाँ पर तो हमें एरिया चाहिए, तो इसको अगर हम डिवाइड कर लें, कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4, तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है, तो फर्स्ट पार्ट का वर्क डन कितना हो जाएगा 1/2, ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा 3 है और हाइट कितना है 30, तो कितना हो गया 45 जूल ऐसा। दूसरा W2 उस रीजन के लिए ट्रेपेजियम है, तो इसका सम ऑफ द पैरेलल लाइंस 20 30, तो 50 हो गया, और 1, तो 1/2 20 प्लस 30 इज 50 इंटू 1, 25 जूल हो गया। थर्ड पार्ट के लिए तो वहाँ से फिर से अच्छा रेक्टेंगल है, थर्ड पार्ट में 20 का है, और यहाँ से 4 to 6, ये वाला 20 है और ये 4 to 6 2 है उसका बेस, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40 जूल। वर्क डन 4 अगर देखते हैं तो ये ट्रायंगल 1/2 20 इंटू 1/2 इंटू 20 इंटू 2, बिकॉज 6 to 8 है तो 2 मीटर ही है, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 2, तो कितना हो गया 20 जूल। तो अब ये हमारा सारा वर्क डन आया, तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो सिंपली आप कह रहे होंगे मनी मन कि हाँ जोड़ दो इसको, तो ऐड कर लें इसको 45 प्लस 25 इट बिकम द 70, 70 प्लस 40 110, 110 प्लस 20 130, तो हमारा वर्क डन आया। और लास्ट में वो क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वेलोसिटी कितना होगा, तो इतना तो आप जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होगा। तो बेसिकली इस केस में अभी कितना टोटल वर्क डन हुआ था इस 130,
ठीक है, और मास इसका कितना है 2 kg या 4 kg, ठीक है। तो यहाँ से 4 kg है, मास की जगह पे अगर 4 kg रखेंगे तो यहाँ से 2 ही आएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 65 हो गया, तो वी इक्वल टू √65 मीटर पर सेकेंड, या आप इसको और एक्यूरेट कहना चाहते हैं तो 64 होता है 8 का रूट, तो यहाँ से 8.1 भी आप कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो इस पार्ट के लिए था। तो इसमें आपको ये समझाया गया कि वेन एवर यू डूइंग अ वर्क ऑन समथिंग, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट का रूप ले लेगा कि अब किसी पर हम वर्क करते हैं तो किस में वो कन्वर्ट होता है, मतलब कि उसमें एनर्जी प्रोसेस करता है, तो एनर्जी कैसे डिसिपेट करेगा, फॉर्म ऑफ या तो मोशन में या तो पोटेंशियल एनर्जी से। तो यहाँ पर वही था कि अगर इस पर फोर्स लगाया गया, पूछ ही रहा कितना वेलोसिटी गेन करेगा, तो हम उठाकर उसको काइनेटिक एनर्जी के लिए लेकर चले गए। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हुआ या पोटेंशियल एनर्जी में क्यों चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो ऐसे अगर जो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा अगर पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसमें क्या होता है mgh होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो अभी हॉरिजॉन्टली हो लग रहा होगा, इसमें वर्ड यूज़ किया है हाँ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसा। तो इसीलिए वो खाली और खाली काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बेसिक बातें बताया गया कि वर्क एनर्जी का वर्क और एनर्जी का क्या रिलेशन था। अभी उसको वर्क एनर्जी थ्योरम में धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, अब आ जाइए उसके पहले तो मैं ऐसे देख लेता हूँ है क्या 20 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, इसके लिए है, स्प्रिंग के लिए। तो आ जाइए आपको स्प्रिंग के बारे में समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग जो फोर्स है इसके बारे में आपको पता होगा कि समथिंग, या नहीं तो कुछ बता देता हूँ पहले आपको कि सपोज आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ऐसे करिए जैसे स्प्रिंग देखा होगा आपने पेन वाले में भी, उसको आप निप को अगर कुछ ऐसा करते हैं, कुछ प्रेस करते हैं, या उसका जो टिप टॉप वाला है उसको टिप ऐसे करते हैं, कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को, जब छोड़ते हैं तो अचानक से एकदम से निकल जाता है। या दूसरा, अगर स्प्रिंग को अगर जब आप ऐसे खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे और छोड़ेंगे तो फिर अपने आप आ जाएगा। तो बेसिकली जो हम कंप्रेस कर रहे थे या स्ट्रेच कर रहे थे उस पर हम वर्क कर रहे थे, और वो जितना वर्क था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, आइदर मतलब छोड़ने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। तो उस पर पहले हमने वर्क किया, तो वर्क करने के बाद जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन, उसका लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, तो इस बार उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहे थे, इस पर वर्क कर रहा था। तभी हम जैसे बता रहे थे कि जिससे हम किसी चीज़ में वर्क करते हैं तो उसमें वो स्टोर कई दो तरीके से कर सकता है, काइनेटिक में, पोटेंशियल में। तो या स्ट्रेचिंग में या कंप्रेशन में, जब भी हम कर रहे थे फोर्स लगा रहे थे उसको, तो या फोर्स लगा के कंप्रेस कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे या स्ट्रेच कर रहे थे, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा था। अब उसके बाद की कहानी क्या है कि जब उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो सब चीज़ें मतलब काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा था, तो अभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये तो आप मतलब बेसिक ज्ञान से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि स्ट्रेच कर रहे थे तो ठीक है, उसका बदल रहा होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है तो पोटेंशियल में चेंज होगा, ये बात तो है। दूसरा, उससे भी पहले कि जब हम उसको जब कंप्रेस कर रहे थे या जब स्ट्रेच कर रहे थे तो कोई ना कोई फोर्स लगा रहे थे, तो जब हम कोई ना कोई फोर्स लगा रहे थे तो उसके चलते वर्क डन क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। तो इस तरह का एक स्प्रिंग सिस्टम ले लेते हैं बच्चों, ऐसा स्मूथ प्लेन पे, और यहाँ पर ऐसा ब्लॉक को एम ले लिया। तो जब हम इसको कुछ स्ट्रेच करें, ऐसा एम, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ आप देख पा रहे होंगे कि एक्स डिस्टेंस सपोज चला होगा, तो कुछ तो फोर्स लगाए होंगे एफ, और यहाँ से या इसको लगा के ऐसे ही छोड़े हुए हैं एफ ऐसे। तो अब इमेजिन करिए कि मैं इसको ऐसा खींच कर फोर्स और यहाँ पर ऐसे रखा हूँ और इसको छोड़ दूँ, तो क्या होगा, फटाक से इधर की तरफ चला जाएगा। तो जब मैंने इसको स्ट्रेच किया और जब छोड़ा, तो इसको जब कोई ना कोई ज़रूर फोर्स खींचा होगा, तो उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आपको हुक्स लॉ में या कभी ना कभी आपको बताया गया होगा स्प्रिंग फोर्स के बारे में कि F इक्वल टू -kx होता है। बेसिकली क्या होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो स्प्रिंग टू स्प्रिंग वैरी करता है। आपके एक तो पेन में स्प्रिंग है, और दूसरा जो मोटर बोट या कुछ इस तरह का कुछ है जहाँ पर वहाँ भी स्प्रिंग लगा रहता है। सॉकर बेसिकली क्या होता है, स्प्रिंग होता है। आप बाइक में भी जो गोला गोला ऐसे देखते हैं रेड कलर का या किसी भी और कलर का, तो वहाँ भी एक तरह का स्प्रिंग ही है। तो वो डिफरेंट स्प्रिंग होगा, तो डिफरेंट टाइप का आपका उसका फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें मूवमेंट अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर स्प्रिंग वाले को किया तो फटाक से ऐसे खींच दिया,
दूसरा कि जो वहाँ पर जिम वगैरह में भी कुछ ऐसा कुछ दबाने वाला होता है ना, जो हाथ के लिए मसल के लिए करते हैं, या जो वेट उठाते हैं तो वहाँ भी आप देखते हैं कुछ स्प्रिंग ऐसा खींचता है, या जो बाइक में था या अभी जो मैंने कार वगैरह के लिए बोला। तो कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंट स्प्रिंग होगा तो उसमें आपको उसी हिसाब से फोर्स लगाएंगे तो उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना एक्स होगा, और ये मटेरियलिस्टिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग एक जैसा तो होता नहीं है, किसी और मटेरियल का बना होगा, तो इसीलिए जब यहाँ से करेंगे तो के कांस्टेंट होगा, और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, आपको याद अगर हो डायमेंशन में आपको ये सब सिखाया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस के एक्स। और माइनस क्यों इसमें लगाया है फॉर्मूले में ही, कि वेन अवर कभी भी जो क्रिएट ही होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जब आपने इसको खींचा तो के एक्स इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इस तरफ लग रहा है। जब आप कंप्रेस भी करोगे ना बच्चों, जब इसको कंप्रेस करोगे तब उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैं दूसरा सिस्टम एक बना देता हूं, जैसे ऐसा है, इस तरह का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हम कर रहे हैं। अभी कंप्रेस हो गया ना एक्स डिस्टेंस, तो कोई फोर्स इस पे लगाया होगा, तो इसको अभी फोर्स लगाने के बाद भी छोड़ेंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये दो बातें यहाँ से हमने समझ में आया। ठीक है, तो अच्छा, अभी जो हम फोर्स जो हम लगा रहे हैं किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, के एक्स। तो इसमें आपने देखा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो मतलब एक्स अगर वैरी करेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेच करना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना है, कम स्ट्रेच करना है तो कम फोर्स लगाना है। तो इसका मतलब फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज वेरिएबल। तो जब वेरिएबल फोर्स है तो इसके चलते वर्क डन हम इंटरेस्टेड है निकालने में कि अच्छा ठीक है, इसको जब स्ट्रेच किए थे एक्स डिस्टेंस तब, या कंप्रेस किए थे तो तब उस समय उसका वर्क डन क्या होगा। तो हम वर्क डन के लिए क्या जानते हैं बच्चों, सपोज अगर डी डब्ल्यू है तो उसके चलते एफ डॉट डी एक्स होगा, और एफ के लिए अगर के एक्स अगर ले लेते हैं केवल, तो डी एक्स ऐसा होगा, इसको इंटीग्रेट कर दें तो के एक्स का के तो उसका पार्ट है नहीं, तो के का अगर बाहर कर ले तो एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये वर्क डन हमारा होगा टोटल, इंटीग्रेशन इस साइड में भी अगर लगा दें ऐसे। तो स्प्रिंग में अगर हम उसको एक्स से अगर स्ट्रेच करते हैं या एक्स से अगर हम कंप्रेस करते हैं तो कितना वर्क डन करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आया। और यही चीज़ बाद में ये आपके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो कैसे होगा उस समय बताया जाएगा। अभी के लिए तो हमें वर्क से मतलब है। तो वर्क डन आपको समझ में आया क्या, वर्क डन इन द स्प्रिंग ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स। तो क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स होता है, एक्स वेरिएबल है इसलिए फोर्स वेरिएबल है, तो उसके चलते वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन के थ्रू इसको निकालेंगे। तो ये बात समझ में आया आपको। तो आ जाइए अब क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू होल्ड ए स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाउ मच वर्क वाज डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। तो उसको स्ट्रेच करने में कितना हमें वर्क लगेगा या वर्क होगा, ऐसा 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो कहा सर इसमें तो अच्छा हम वर्क डन मान लीजिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है और स्ट्रेच कितना कर रहा होगा 5 सेंटीमीटर ऐसा। तो हम वर्क इक्वल टू क्या जानते थे, 1/2 के एक्स स्क्वायर। कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट तो नहीं दिया है लेकिन कितना फोर्स लग रहा है वो दिया है, तो इसमें यानी कि मस्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ लग रहा होगा। तो इसमें हम इसको ऐसे ही ब्रेक करके समझ सकते हैं क्या, के एक्स इंटू एक्स। तो इसका तो वैल्यू दिया है के एक्स का, तो के एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब कि जब इसको 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए तो यहाँ पर के एक्स इधर लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 20, और x का वैल्यू कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर एम के सिस्टम में है, तो हम वहाँ पर 5 सेंटीमीटर को 0.05 ऐसा कर लेते हैं, तो 10 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.5 जूल ऐसा। तो ये आप इसको समझ सकते हैं कि 0.5 जूल है। अब आ जाइए आज के दूसरे क्वेश्चन में। तो ये स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन था, तो स्प्रिंग का पहले आपको समझाया तो समझ में आया कि स्प्रिंग में हम कितना भी वर्क करेंगे तो इस तरह से ऐसा होगा। अब आ जाइए इसके दूसरे क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि स्प्रिंग इज रिक्वायर्ड
40 जूल ऑफ द वर्क एक्सटेंडेड इट 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है 270 ऑफ जूल ऑफ वर्क इज एक्सटेंडेड इट 27 सेंटीमीटर। इज द स्प्रिंग फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द स्ट्रेच। देखिए, तो लिनियरली वेरिंग विद द स्ट्रेच, तो उसमें क्या होगा कि जैसे हम स्प्रिंग फोर्स क्या जानते हैं कि एक्स ये होता है, और लिनियरली जाए तो उसका मतलब कि एफ और एक्स के बीच में जो फोर्स लगा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो उसके लिए मतलब कि K1/x, या मतलब कि जितना आपने लिनियरली करने का मतलब इस तरह का कुछ हुआ ग्राफ है ऐसा कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही होगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, हम यही जानते हैं ना कि वेरिएबल फोर्स अगर होता तो फिर इसको लेकर आते क्यों। आइए तो उसको इस डेटा से और आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। यहाँ पर पहले वाला जो वर्क डन दे रखा है इस 270 जूल, सॉरी 46 जूल दे रखा है, तो 46 जूल ले लेते हैं, इक्वल टू 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, इस K1 और इसमें स्ट्रेच कितना हो रहा था इज 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मीन्स 0.12 सेंटीमीटर का स्क्वायर 144, चलो 144 ही कर लेते हैं, सेंटीमीटर इज -4। और दूसरे वाले में वर्क डन कितना है इज 270 जूल इक्वल टू 1/2 K2 इंटू 27 सेंटीमीटर, तो 27 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। ऐसा इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे यहाँ से तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻⁴ तो पहले ही मुहूर्त में कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों 47/270 इक्वल टू K1/K2 तो आपका है ही है, और 144 मतलब 144 पहले क्या रहा होगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर 27, तो इसको 12/27 का स्क्वायर कर देते हैं, तो एक K1/K2 आ गया, और 12/27 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 3 और सॉरी वहाँ से आ गया 3 4 जा 12 ना, और ये 9, तो वहाँ से आप 16/81 कह सकते हैं, और यहाँ से 46/270 ऐसा, तो 23/135 इस तरह का कुछ है, 23/185। तो कुल मिलाकर यहाँ पर K1 और K2 इक्वल नहीं है, लिनियरली मतलब सेम नहीं है, वो डिफरेंट स्प्रिंग के बारे में, मतलब K1/K2 का वैल्यू अगर 1 आता तब होता ना, हम कहते हैं तो K1/K2 का वैल्यू तो डिफरेंट है, इसलिए वो लिनियरली वेरी नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते थे कि इज द स्प्रिंग फोर्स लिनियरली वेरिंग विद द स्ट्रेच, नो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसके लिए देखा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, करा कि फोर्स इज गिवन बाई kx², वेयर x इज इन द मीटर एंड k इज इन द, ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द व्हेन इट इज द x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 मीटर। तो फिर से वही है, यहाँ पर fx² एक वेरिएबल फोर्स दे दिया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्क बताइए, तो dw इक्वल टू F.dx हो जाएगा, kx² इंटू dx, और कहाँ से कहाँ 0 से 0.1 तक जाना है, और k का वैल्यू 10 है, तो x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³/3, और 0 से 0.1, तो यहाँ से अगर करेंगे तो 10, और x का वैल्यू 0.1 है, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻³ -3/3। तो इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कुछ कितना जितना भी आना होगा 10⁻⁻², तो 0.3 क्योंकि 1/3 कितना या 10⁻⁻² ऐसे कर लीजिए। ठीक है, उसमें तो नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं वो था। ठीक है, तो ये तो इस पार्ट में इसके लिए था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए कुछ कहानी ये सब बता रहे हैं कि ये सब क्या क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले आपको बेसिक ज्ञान दे देते हैं पहले। अब देखते हैं कि ठीक है, वर्क के बारे में हमने देखा कि वर्क हमारा होता क्या था। वर्क दो मतलब कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे
तो उसके चलते वहाँ पर वर्क डन होगा। अब फोर्स अगर कांस्टेंट होता था तो एफ डॉट डी करते थे और एंगल बिटवीन उन दोनों के बीच का। तो एक बात ये देखा था। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर फोर्स अगर वेरिएबल होता था तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ा, तो एफ डॉट डी एक्स, तो उसी की कहानी हमने अब तक ये देखा और उसमें से वन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स उसका था, तो सब सारा हमने देखा। उसके अलावा हमने उसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था कि अगर कुछ मान लीजिए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते थे फोर्स के, तो उसके चलते उसमें वर्क डन क्या होगा। तो कुछ अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका पोजीशन कर रहा है, फोर्स आपको 3i मतलब इस तरह आई जे के फॉर्म में दिया रहता था, तो वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी होता था। तो वहाँ से हम कह सकते थे कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी है। ये सब हमने सारा कुछ समझ रखा था। अब आइए समझते हैं कि एनर्जी में, तो एनर्जी में दो तरह का फॉर्म जैसे हमने कहा था कि अगर होता है, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या है बच्चों, सिंपल के ई। ये चीज़ तो आपने बहुत बचपन से सीख लिया होगा कि हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी को और अच्छे से समझ लें। जैसा वर्ड में उसमें लिखा हुआ है काइनेटिक, तो काइनेटिक का मतलब क्या है, मोशन। यही होता है ना कि कोई मूवमेंट अगर है तो उसको कहते हैं मोशन, और उसके चलते कुछ एनर्जी है उसके पास, या उस समय क्या एनर्जी है, मोशन में है और उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, तो वो कौन सा एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो बेसिकली उसको दूसरे भाषा में अगर अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज द बाई any body is possesses the energy by virtue of its motion is called kinetic energy. That energy is called is your kinetic energy by virtue of their motion. तो ये तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में था। और इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर किसी पे इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और उस पर कंटिन्यूस अगर फोर्स लग रहा है, तभी इनिशियल स्पीड इसका 0 है। थोड़ी देर के बाद अगर x डिस्टेंस या s डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो सेम अगर कांस्टेंट लग रहा है, तो थोड़ी देर के बाद इसका वेलोसिटी v हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ इसने वर्क किया होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में यही किया होगा ना, कुछ तो कुछ वर्क किया होगा। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन जो फोर्स लग रहा है एफ डॉट एस होगा, यही तो होगा। ठीक, अगर इस पर कुछ हम फोर्स लगा रहे हैं उसके चलते कुछ मोमेंट हो रहा है तो ऐसा होगा। अब ये देखिए कि जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसका मास m है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना वो प्रोड्यूस करेगा, F बाई एम, यही होगा। ठीक है, और हमें कहीं से s का वैल्यू पता चल जाए तो वर्क डन हमें पूरा आकर मिल जाएगा। अच्छा, हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन तो F बाई एम है और s डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसके चलते वहाँ पर उसका वेलोसिटी v हो जा रहा है। तो कुछ कुकिंग इस तरह का हो रहा है कि ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन इसका लगा सकते हैं क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो इनिशियल स्पीड 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे f बाई एम रख लें, s वी स्क्वायर, तो हम वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2fs बाई एम, ये आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो दूसरी भाषा में कहें तो s के जगह पे क्या आ जाएगा, हमें तो s चाहिए था ना उस वहाँ पर निकालने के लिए, तो s इक्वल टू कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई 2 बाई एफ। तो क्यों ना इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ से पुट करेंगे एम वी स्क्वायर ओवर 2f s के जगह पे, और f सॉरी आगे पीछे हो गया, तो इसमें f से f कैंसिल हो गया, तो आपको जादू जैसा कुछ दिखाई दिया, 1/2 एम वी स्क्वायर, तो ये हमारा वर्क डन ऐसा निकल कर आ गया बच्चों। तो ये हमारा बेसिक ज्ञान था किसके बारे में, एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि अगर हम किसी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके चलते हम वर्क करते हैं और वो वर्क किसमें जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, मतलब कहने का कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, अगर 2 kg का ब्लॉक है सपोज, और आप यहाँ से अपने फोर्स कुछ लगाया और मान लो कि इनिशियल स्पीड 0 है, और थोड़े देर के बाद अगर यहाँ पर आ जाता है
उसका v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और 2 kg का ब्लॉक स्टील है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इस प्रोसेस में वर्क डन कितना किया गया होगा, तो हम यही बोलेंगे ना कि ठीक है वर्क करना है तो अभी एनर्जी कितना गेन कर रहा है, तो कहेंगे यहाँ से आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को कितना गेन किया, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाफ mv², तो 1/2 इंटू 5² तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 25 जूल। तो जितना ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है इसका मतलब ये जरूर इतना वर्क किया होगा। या दूसरी भाषा में हमसे पूछा जाए कि वर्क डन कितना होगा, तो ये 25 जूल हो गया। तो अब ये समझ में आया कि आप वर्क जो कर रहे हैं वो एनर्जी में रिलेशन है इसका क्या, जितना आपने उसको दिया था 2 kg में, जितना आपने उसको फोर्स लगाया था, तो अगर उसके चलते 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है गेन कर रहा था, यानी हम फोर्स लगाए तो उस फोर्स के चलते जितना भी उसमें मूवमेंट हो रहा है तो उसके चलते वर्क डन जो होगा वो उसके काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, ये वाला 25 जूल। तो ये बात हमको समझ में आया होगा कुछ, ठीक है। तो अभी हमने आपको काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बताया वो ये था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कैसे आता है, तो इसको कहा जाता है फोर्स मेथड से इसको कैलकुलेट किया, या मतलब कि जो इक्वेशन की हेल्प से अभी हमें जो नॉर्मल अगर होता है, मतलब जो स्कूल्स वगैरह में डेरिवेशन आते हैं तो उसके लिए करने के लिए है, तो ये तो सिंपल एक तरीके से है। अब इसको देखिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसका कैलकुलस मेथड भी देख सकते हैं कि जैसे कि हम dw इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चों, F डॉट ds, ऐसा विथ इंटीग्रेशन, और F इक्वल टू, और वो सब एजम्पन वही सब ले लेना कि मास m है और इससे फोर्स F लग रहा है, तो इसके चलते जब यहाँ से यहाँ कुछ आएगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ से हम वगैरह वगैरह क्या इसको v लिख ही देते हैं, u का वैल्यू 0 कर देते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F ma इंटू ds, यही होगा, और m a के जगह पे dv/dt ऐसा, और यहाँ से ds होगा। तो आप इसको देखिए ds/dt को एक साथ अगर क्लब कर लें तो कितना आ जाएगा, ds/dt इज मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज योर वेलोसिटी, तो ds/dt की जगह पे v आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि m इंटू डी m इंटू वी इंटू डी वी, क्योंकि ये तो ds/dt इज बिकम v और यहाँ से v हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, v पे आ गया, तो इनिशियल स्पीड इसका कितना था 0 और फाइनल कितना है v, तो यहाँ से जब आप करेंगे तो 1 m को बाहर ले लेते हैं और v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v²/2 और 0 टू v, तो यहाँ से जब आप करेंगे अपर लिमिट v²/2 ही होगा और v के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको सजा कर लिख लें तो हाफ mv², तो ये आपका जो वर्क का जो वैल्यू था हाफ mv² हो जाएगा और वही इसके काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि इसका ये वाला मेथड मतलब कि नॉर्मल वाला था और जो कैलकुलस वाला मेथड था, तो हमने हाफ mv² का उसका जो वर्क डन होगा उसके थ्रू देखा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार ये बोल रहे हैं कि वर्क डन वो हो रहा है और उसके चलते काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो उसका रिलेशनशिप तो है बच्चों, किसका, वर्क डन का और काइनेटिक एनर्जी का। आप कुछ भी अगर वर्क करेंगे तो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए भी उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर u वेलोसिटी था, u मतलब इनिशियल स्पीड 0 है और यहाँ पर v था, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि k इनिशियल और इसका k फाइनल, तो जो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वही हमारे वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बेसिकली ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ये बेस ही यही होता है, जो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इसमें देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर द वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए, उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, जैसे सेम इक्वेशन अगर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप, अच्छा थर्ड इक्वेशन को देखिए क्या होता है, v² माइनस u², या सॉरी देखिए, जैसे ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है वो आपको बता देता हूँ, या पहले आप कैसे समझोगे। अब चलिए पहले इसी मेथड से समझ लीजिए। जैसे dw इक्वल टू आपने देखा था F डॉट dx था,
ये अभी देख रहे थे ना कि सपोज कि इनिशियल स्पीड उसका कितना है, इस केस में u ले लेते हैं और फाइनल v ले लेते हैं, और f के जगह पे तो आपने ये देखा था अभी dv/dt ऐसा होता है इंटू dx, और यहाँ से u है और v है, तो m है और dx/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, v इंटू डी है ना, और यहाँ से इनिशियल स्पीड u और v हो जाएगा, तो m हो गया, और v इंटू डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, v²/2 है ना, और यहाँ से u और v ऐसा, मतलब कि सब कुछ वही कर रहे थे पिछले वाले में हमने एजम्पशन क्या कर रखा था कि सपोज उसका इनिशियल स्पीड u 0 था, मतलब रेस्ट से चल रहा था। अब ये स्पीड इसका 0 नहीं हो, कुछ हो नॉन जीरो वैल्यू है, कुछ u हो, और उसके बाद कुछ और उसका वेलोसिटी कुछ और हो रहा है, तो उससे हमें क्या बोल सकते हैं यहाँ से, तो आप ये देखेंगे कि v के जगह पे v, तो 1/2 m v², और इसके जगह पे -1/2 m u², ऐसा आ गया क्या। और जो आप उस पर फोर्स लगा रहे होंगे तो उसके चलते कुछ तो फोर्स होगा F, और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा होगा Fs, तो ऐसा मिल जाएगा अच्छा इसमें हाफ mv² माइनस हाफ mu², तो यही चीज़ हमें रिमाइंड कराता है कि इसको हम बोल सकते हैं k फाइनल और इसको बोल सकते हैं k इनिशियल। तो जो आपका वर्क डन आया वो बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, यही मैं बार बार इसको बताने चाह रहा था कि जो वर्क डन का जो वैल्यू है W वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और W k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये हमारा वर्क डन का ये आएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर काइनेटिक एनर्जी ऐसा होता है। अब सोच रहे कि इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ देखिए ऐसा, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मास m = 2 kg का, और उसका समवेयर कहीं स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर के बाद उसी ब्लॉक का मास 2 kg का कुछ स्पीड हो जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड है और 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसमें कांस्टेंट फोर्स अगर कुछ लगते लगते यहाँ पर जब आ रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ना कि मतलब कि जब इसमें स्पीड अप हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब कहे कि इस प्रोसेस में बताओ कि वर्क डन कितना होगा, तो अब ये भी हमने सीखा कि जब 2 मीटर पर सेकेंड था तो उस समय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था आपका 1/2 इंटू 2 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 जूल। और जब इस केस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 6², तो 2 कैंसिल हो गया 36 जूल ऐसा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 जूल था और यहाँ पर 36 जूल था, तो जो एक्स्ट्रा जो फोर्स लगाया होगा तो उसी के चलते तो वर्क डन होगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स जो लगाया या जो फोर्स यहाँ से लगाया तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितना इसका मतलब, या एनर्जी कहे दूसरी भाषा में कितना गेन किया, तो आप यहाँ से ही बोलोगे ना 36 - 4, तो इक्वल टू कितना होगा 32 जूल। तो ये आपको एनर्जी कहाँ से मिला, इस पर वर्क किया गया होगा, किसके चलते, ये फोर्स F के चलते। तो हम यहाँ से ये सब बातें बता सकते हैं कि अगर फोर्स इस पर दिया गया तो इसमें वर्क डन कितना होगा, तो कुछ 30 जूल के इक्वल होगा। तो अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए सिखाया गया था आपको, ये आपको समझा रहा था। हर बार आपको ऐसे नहीं बताना है, आप सीधा जाओगे डेल्टा के और एफ में, तो के एफ माइनस के इनिशियल, वहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, अपने आप आ जाएगा। या यहाँ से आप ये भी कर सकते थे 1/2 m इंटू v² माइनस u²। तो आप इसको देखिए तो कितना आ गया 1/2 m, और फाइनल स्पीड इज 6² माइनस 2², तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 6² माइनस 2, तो 32 जूल आ जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे इंडिविजुअल निकाल के करिए, चाहे वहाँ से कर लीजिए। तो मतलब मैं आपको सिखाना जो चाह रहा था यही चीज़ कि उसमें आपको बताने में अक्सर बताया आपको, तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझे होंगे। अच्छा, इसमें दूसरा चीज़ एक और क्या है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए कि इसको अगर कैसे मैं आपको लिंक करके बताता हूँ कि जो आपने थर्ड इक्वेशन से डिराइव किया था वो बेसिकली ये सब पूरा थर्ड इक्वेशन ही है। वो कैसे, थर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as ऐसा। तो अगर आप इसमें मास का मल्टीप्लाई कर दें, हाफ mv² इक्वल टू
एम यू स्क्वायर प्लस एम इंटू या 2as ऐसा। तो और हाफ का डिवाइड अब कर दीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम यू स्क्वायर, और हाफ का डिवाइड किए तो 2 तो चला गया होगा, तो m इंटू ए इंटू एस। तो एफ जो m इंटू ए है उसको अगली बार में क्या लिख सकते हैं, 1/2 एम यू स्क्वायर एफ इंटू एस इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये वाला आपका के फाइनल एनर्जी हो गया। तो आप देख रहे होंगे फाइनल एनर्जी जो होगा, तो जो इनिशियल होगा प्लस उसके साथ वर्क डन। आप ये भी कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए फॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए, मतलब कि जो आप के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल इंटू वर्क डन बाई द फोर्स, ऐसा। तो वर्क डन इक्वल टू आप देख रहे होंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो बेसिकली मैंने थर्ड इक्वेशन को ही पीछे से उसको और प्रोसीड कर दिया, तो आपको ऐसा मिल गया। तो यानी कि जो उधर यूज़ करते थे वो एग्जैक्टली सेम ही था, ये हाफ एम वी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वो बेसिकली उस इक्वेशन के फॉर्म में वहाँ देख रहे थे कि केवल यहाँ पर इसका वेलोसिटी ऐसे है या गिवन है। अब हम एनर्जी के फॉर्म में देख रहे हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि पहले वाले में कि एक्सेलरेशन हमें मिला होता था कि ये है वेलोसिटी, ये है, ये सब बताओ काइनेमेटिक्स में। सेकंड जब लॉज ऑफ मोशन में आए, फ्रिक्शन या सर्कुलर मोशन में आए, तो वहाँ पर हमें फोर्स के बारे में गए। अब तीसरा कि फोर्स और एक्सेल या डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल गए, तो उसके चलते यहाँ पर एनर्जी के। तो मतलब जैसे जैसे एक एड ऑन होते जा रहा है, मतलब कि हम सेम चीज़ को कई तरीके से एनर्जी के वे से भी देख सकते हैं और काइनेमेटिक्स जो नॉर्मल हो रहा था उससे भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपका ऐसा हुआ कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई एफ एस। तो मतलब कि जो आपके पास इनिशियल एनर्जी है और जितना आप वर्क करोगे, अब अगर आप पॉजिटिव वर्क करेंगे तो ये सब क्या होगा, ये सब ऐड होने के बाद काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब के इनिशियल आपके पास कुछ है और आप कुछ उसे पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। कहने का क्या मतलब है कि कोई चीज़ है ऐसा जिसका मास m है और u अभी है, और थोड़ी देर के बाद चलने के बाद यहाँ से यहाँ सपोज ऐसे डिस्टेंस चला तो v हो गया। तो u से v में इंक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटी का, तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम कुछ फोर्स लगा रहे होंगे तो मतलब अगर स्पीड अप अगर हो रहा होगा तो कहेंगे हम क्या कि काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अगर स्लो डाउन अगर होगा तो हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। ये बात हम कह सकते हैं ना कि मान लीजिए कि अभी इसका कोई ऑब्जेक्ट है और इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर के बाद इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से इसका अगर 4 में अगर जा रहा है तो स्पीड अप हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। और इसका रिवर्स सिचुएशन हो कि मान लीजिए कि अभी कुछ 6 मीटर पर सेकेंड है और 6 मीटर पर सेकेंड से अगर 2 मीटर पर सेकेंड अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब इज इंक्रीजिंग स्पीड अप। काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होने का मतलब कि इज स्पीड अप, और काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होने का मतलब इज स्लो डाउन। ठीक है बच्चों, तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं। और बेसिकली जो F इक्वल टू एम ए का जो फॉर्म था, जो या मतलब हम सेकेंड लॉ जो जानते थे, ये उसी का एक एक्सटेंडेड स्केलर फॉर्म है। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ गया है वो, ये यहाँ पर F डॉट एस है ना, ऐसा। तो F के जगह पे F इक्वल टू एम ए होता है। तो दूसरी भाषा में जब हम बोल रहे थे कि वर्क इक्वल टू ये पूरा चीज़, या वर्क इक्वल टू यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एफ ही है। तो जो आपका ये फोर्स है वो उसको हमने स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में देख लिया, या दूसरी भाषा में कहा जाता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ का जो ये स्केलर फॉर्म होता है वर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला थ्योरम वाला, काइनेटिक एनर्जी फॉर द वर्क एनर्जी थ्योरम।
ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको बताए कि इसमें कुल मिलाकर अभी तक के डिस्कशन में आप ये समझ सकते हैं कि आपको यही बताया गया कि चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क एनर्जी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो वर्क डन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए या कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर शायद आपके लिए लेकर रखे हुआ है। ये कह रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ, इट मे बी द व्यूड एज द स्केलर फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ। जो मैं बात कर रहा था बेसिकली इसी के बारे में बात कर रहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव ही कैसे किया गया, एफ इक्वल टू एम ए से। आप देखे थे ना कि वहाँ पर जो ए का वैल्यू था उसको एफ बाई एम लिखा और उसको फर्दर फिर सॉल्व किया, जो मतलब थर्ड इक्वेशन था। थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन था तो एफ इक्वल टू एम ए और उससे वो कोरिलेटेड था। या दूसरा जब हम इंटीग्रेशन मेथड में भी देख रहे थे एफ डॉट डी एक्स, तो हाँ एफ इक्वल टू मतलब इसके कहने का क्या मतलब है कि एफ डॉट ऑफ डी एक्स जब कर रहे थे तो एफ इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी कर रहे हैं ना इंटू डी एक्स। तो इनके कहने का मतलब है कि एफ इक्वल टू एम ए से आप अलग नहीं है। कौन? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वो इसके लिए बता रहा था वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ, इट इज मे बी द व्यूड एज द स्केलर फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ। ठीक है, अब देखिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड इन द ऑल इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम आपको बताया था, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, कि जहाँ पर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड नहीं है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में, जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं कोई कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग, तो पार्टिकल इज मूविंग वो खड़ा होकर चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है और बाकी चीज़ें कैसे वो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या ऑब्जर्वर पर कोई एक्सेलरेटेड नहीं है। तो वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सोचिए कि कोई कार में बैठा हुआ है और फिर वो क्वेश्चन बना रहा है कि पोल इज मूविंग, तब पोल तो कहीं मूव नहीं करता है, वो मूव कर रहा था, उसके चलते पोल या बिल्डिंग वो मूव कर रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। तो कह रहा है कि ये ऑल जो वर्क एनर्जी थ्योरम है तो उसमें भी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, चेंज मतलब कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा था इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन फोर्स से रिलेटेड था। तो बेसिकली आपका जो फोर्स लग रहा है वो अलग मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही देख रहे थे, तो उसके लिए होल्ड करता है, तो उस पर होल्ड करेगा। एक कह रहा है कि नॉन इनर्शियल के लिए भी आगे होल्ड करेगा। आगे स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहे हैं कि इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम प्रोवाइडेड वी इंक्लूड द स्यूडो फोर्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अंडर द कंसिडरेशन। तो हम इसके लिए अगर कोई पूछे हमसे कि क्या वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए करता है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करता है, बस आपको प्रोवाइड ये करना पड़ेगा कि जो स्यूडो फोर्स है उसको भी कंसिडरेशन में लेना होगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो ऐसा बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो रहा है। तो फोर्स है डी एस या 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है एफ नेट निकालने के लिए तो हमने लॉज ऑफ मोशन में ऐसा कई सारे क्वेश्चन देखा था ना, कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है ऑब्जेक्ट और ऐसे मूव कर रहा है, तो जिसके चलते ना गिरे, तो अगर सिस्टम अगर ये पूरा मूव कर रहा है तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगता है एम ए, तो उसको भी हम कंसीडर अगर इस तरह का अगर कर लें तो हम कहेंगे कि ये नेट मतलब कि अगर उसको कंसिडरेशन करें तो हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम का वो पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेज, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो हमने अभी देखा ही कि अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि कोई ऐसा है और इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं एफ का और सेम डायरेक्शन में है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद तो मोशन में आना इसको तय है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो बार बार आपको बताया जा रहा है एफ इंटू एक्स या एस ऐसा, तो इंक्रीज होगा तो वो मोशन में होगा, या मतलब स्पीड अप होगा, मोशन में होगा इससे मतलब है स्पीड अप होगा। नेक्स्ट देखिए कि व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन kinetic energy of the body is decreases, the decrease in kinetic energy is equal to the work done by the body against the retarding force। तो against the retarding force kind of friction, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है और अभी इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है और थोड़ी देर के बाद इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गया,
तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा डिक्रीज किया ना, तो इसका मतलब कौन एक्टिवेट होगा? फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट होगा पीछे की तरफ, तो रिटार्डिंग फोर्स हुआ। तो इस प्रोसेस में जब वर्क डन हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काइनेटिक इनिशियल इज काइनेटिक फाइनल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगा, मतलब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखेंगे तो के फाइनल माइनस के इनिशियल ही होता है, तो इसका वैल्यू कुछ निगेटिव में आएगा ना। तो यहाँ से ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? वर्क डन। तो वर्क क्या आया? निगेटिव में। तो इसीलिए वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स। तो निगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स। तो ये इसके पॉइंट का मतलब था। अब देखिए कह रहा है कि व्हेन बॉडीज मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज नो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। यस, देखो क्या होगा कि अगर इस तरह से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो यू स्पीड है, यू स्पीड है, यू स्पीड है, यू स्पीड है। तो इसको हम दो तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। एक तो आपको था कि मोमेंट ऐसे होता है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा आप इसको टेंजेंशियली समझना कि 90 डिग्री पर होता है, यू इधर है तो ये 90 डिग्री है ना। तो अभी यहाँ से अगर फोर्स अगर देखें, सॉरी वर्क अगर देखें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? mv²/r टुवर्ड द सेंटर रेडियल वाला, और f इंटू ए यू, सॉरी f इंटू डी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी होगा तो इधर ही होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos 90। cos 90 का मतलब कितना हो गया? शून्य। तो इस चलते तो एक तो जीरो है। अभी उसने क्या बोला? फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम से भी होगा। वो कैसे वर्क डन जीरो होगा? कि आपने देखा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है। तो आपने देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस था? कि इसका स्पीड चेंज नहीं करता है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लीजिए कि इसको इनिशियल ले लेते हैं और इसको यहाँ पर फाइनल ले लेते हैं, तो इसका स्पीड कितना होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mu², और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? 1/2 इंटू m इंटू u²। तो दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? शून्य। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं ना कि इसका वैल्यू जीरो आएगा, कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों का वहाँ से डिफरेंस अगर करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये बात हम यहाँ से कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। तो पूछेगा कि क्यों होगा? तो ऐसे होगा। या ये सब आपके जो एडवांस में तो नहीं, लेकिन मेंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो उसमें जो ऑप्शंस भरे होंगे ना, तो इस तरह का कुछ होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट, जैसा कुछ बातें ऐसा मिलेगा। देखिए फिर उसके बाद कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेज द वर्क डन इन द पॉजिटिव एंड व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजेज द वर्क डन इज नेगेटिव। तो अभी हमने अभी देखा कि चेंज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है, स्पीड अप हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। इफ ऑब्जेक्ट, लिख देता हूँ, स्पीड अप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव। और दूसरा कि इफ ऑब्जेक्ट इज स्लो डाउन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी निगेटिव। ऐसा, तो उसी बात को डिक्रीज इंक्रीज के फॉर्म में कर रहा है कि निगेटिव है, कि व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द वर्क डन इज पॉजिटिव। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब यही वर्क डन हो गया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अगेन वर्क डन, तो निगेटिव हो जाएगा इन दोनों केसेस में। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं कि इन द ड्राइविंग द वर्क एनर्जी, इन द डिराइविंग द वर्क एनर्जी थ्योरम it has been assumed that the work done by the force is effective only in the changing the kinetic energy of the body. However, the work done on the body may also be the stored as the potential energy of the body. तो मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि जब भी हम किसी को फोर्स लगाते हैं या उस पर वर्क करते हैं तो उसको जो एनर्जी वो गेन करता है, तो डिसिपेट करने का दो तरीका है। या तो वो मोशन में आ जाए, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। मोशन में नहीं आ रहा तो उसका शेप बदल रहा है। अगर मोशन नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो पहले भी जीरो था, या इनिशियली भी जीरो है, अब भी जीरो उतना ही है।
या हाफ एम यू स्क्वायर पहले था और अभी भी है, तो उसमें 0 है। तो उसके चलते क्या होगा कि उसमें उसका शेप अगर बदल रहा होगा, हम वर्क कर रहे हैं कहीं तो जा रहा होगा, अगर शेप उसका बदलता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड है और इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ अगर बहुत तेज़ी से, तो इसमें तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ। और मान लो कि शेप अभी जैसे मैंने टच किया ऐसा, तो कुछ तो प्रेस किया ही हूँगा, तो अभी इसमें तो ना मूवमेंट हो रहा है ना शेप बदल रहा है, तो फिर क्या कहेंगे कि ना तो काइनेटिक में चेंज हुआ ना पोटेंशियल में हुआ। तो एक बार ऐसा है कि हमने उसको किया, मतलब उसका जो भी फ्रिक्शन वगैरह होगा वो, या जो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होगा उसको निगेट कर दिया होगा, तो ये मतलब हीट के फॉर्म में निकल गया होगा, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। हाँ, अब आ जाइए इतने डिस्कशन के बाद कुछ हमारे लिए है क्वेश्चन। ये तो थोड़ा बेसिक है बहुत। हाँ, ये देखो, इन ब्लास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स द बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with a speed of 200 meter per second on the soft plywood of the thickness of 2 centimeter. The bullet emerged with the only 10% of initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? तो हाँ, यहाँ पर आपका एकदम आइडियल क्वेश्चन है ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए फॉर काइनेटिक एनर्जी वाले के लिए। मतलब क्या कह रहा है कि एक प्लैंक है, स्पीड ऑफ द सॉफ्ट प्लाईवुड इस तरह का है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जब बुलेट ऐसे गया, तो इसके बाद जब निकल रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी का 10% ही है। मान लीजिए कि यहाँ पर के था, तो यहाँ पर अभी कितना हो गया, के ऑफ 10%, तो कितना जाएगा के बाई 10। तो आप देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ज़्यादा है और फाइनल कम है, तो यानी कि स्लो डाउन हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली जब यहाँ से अगर कोई बुलेट अगर हम फायर करेंगे तो जिस स्पीड से गया था जब बाहर निकलेगा तो उस स्पीड से कम होगा, तो स्लो डाउन हो रहा है, तो इसके वर्क डन उसके चलते क्या होगा, निगेटिव। और निगेटिव का मतलब कि जब वो जा रहा होगा ऐसे, तो इस पर एक रेजिस्टेंस ऐसा फोर्स लग रहा होगा ना, मतलब उसको रिटार्ड कर रहा है। तो वो सब सारी बातें जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, जो वर्ड वाले या मतलब जो उसका थ्योरी के बारे में हम सब जो बोले जा रहे थे, अब सब ये न्यूमेरिकल में यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो खैर हमसे क्या पूछ रहा है कि इन द ब्लास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन द पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ द मास 50 ग्राम विथ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद हमें कह रहा है कि उसका स्लो ऑफ फ्लाइट है और 2 सेंटीमीटर का, तो बुलेट इमर्ज विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इमर्जेंट ऑफ द स्पीड, तो इसका पूछ रहा है कि इससे मैं इसका वी बताओ ये क्या है। तो ठीक है, उस समय वी डैश कर लेते हैं, या इसका जो, और इस समय वी का वैल्यू कितने से आ रहा था, 200 मीटर पर सेकेंड ऐसा। तो हम यहाँ से जब लिखेंगे k बाई 10 इक्वल टू सेम बुलेट 1/2 mv डैश स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं क्या। थोड़ा सा उसको ऊपर बना देते हूँ, ऐसा। और ये वाला k क्या है, ये जब निकल रहा था तब उस समय का है, और इसका भी k का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2 m 200 स्क्वायर। वेलोसिटी तो वही है, तो k का वैल्यू हमें यहाँ पर पता है तो रख दें, तो 1/2 m इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 1/2 m v डैश का स्क्वायर। तो m/2 तो अपने घर चले गए, यही होगा ना। और v डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा वहाँ से, v डैश स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर बाई 10। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 200 का स्क्वायर तो गया, और यहाँ से कितना आ गया, √10। तो इसका यहाँ से v डैश का वैल्यू जब आप लिखेंगे यहाँ से, तो √10 ऊपर की तरफ जाएगा अगर रेशनलाइजेशन कर दें, √10 का, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 20√10 हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसा वर्क एनर्जी थ्योरम पे आपको एक सीधा सीधा क्वेश्चन देखने के लिए मिला। ठीक है, और आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सॉ ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड इन इज जस्ट एबल टू द पायर्स द प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक
व्हाट द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू जस्ट पास द प्लैंक ऑफ द 9 सेंटीमीटर थिक। हाँ, ये भी देखिए वर्क एनर्जी का ही है एक तरीके से, काइनेटिक एनर्जी का। तो एक मतलब ऐसा कुछ है, पायर कह रहा है कि इसको अगर 4 सेंटीमीटर का है यहाँ से और 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ये, तो जब यहाँ से निकल रहा है, हाँ, तो मतलब उसको आर पार करके जस्ट वहाँ से निकल रहा है, तो मतलब कि इसका वेलोसिटी फाइनल 0 हो गया। ठीक है, इसमें जो जस्ट एबल टू द पायर्स करने का मतलब कि 100 मीटर पर सेकेंड पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऐसे 0 हो गया। तो यहाँ से जो वर्क हो रहा होगा मतलब कि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स रेजिस्टेंस तो अप्लाई कर रहा होगा ना ये इसमें कि प्लैंक से, तो यहाँ पर कितना होगा वर्क डन, एफ डॉट एस इक्वल टू 1/2, उसका मास नहीं गिवन है कोई बात नहीं, इंटू 100 का स्क्वायर, ऐसा होगा। लेकिन वो बोल रखा है पहले वाले केस में कितना सेंटीमीटर जा रहा है, 4 सेंटीमीटर। मैं जानबूझ के 4 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ क्योंकि दूसरे वाले में 9 सेंटीमीटर है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1/2 m इंटू 100 स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब दूसरा लेकर आ रहा सेम है, उस केस में क्या कर रहा है कि बस सेम मटेरियल का है, क्योंकि उसका नाम अलग से नहीं बोला है ना कि उसके बारे में का है कि या कुछ और है, तो कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर का है। तो अब यहाँ से जब बुलेट जाएगा तो जस्ट एबल टू पायर्स करने के लिए किस वेलोसिटी से एंटर करे, यही है ना, क्या कि एट व्हाट वेलोसिटी रिक्वायर्ड। तो ठीक है, तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि एफ लग रहा होगा कुछ इंटू 9 सेंटीमीटर, वर्क तो करेगा ना अगेंस्ट द, जैसे कि ये आ रहा होगा बुलेट, तो यहाँ से ये इसको रिटार्ड करने वाला ये फोर्स होगा ऐसा, तो जो इसको कर रहा होगा, तो एफ इसमें वर्क डन कितना होगा, एफ इंटू 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2, मास उसका कितना होगा कुछ, और वेलोसिटी हम देख ही रहे हैं कि 1/2 mv²। तो इक्वेशन नंबर इसको 2 कह सकते हैं और इक्वेशन नंबर इसको 1 कह सकते हैं ऐसा। इन दोनों को अगर डिवाइड करें f इंटू 4 इक्वल टू 1/2 m इंटू 100 का स्क्वायर, और यहाँ से f इंटू 9 इक्वल टू 1/2 m इंटू उसका v स्क्वायर चाहिए। इन दोनों को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 4/9, m/2 अपने घर गए, तो 100/v का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 इक्वल टू 100/v। तो यहाँ से आप v को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 100 इंटू 3/2, तो कितना आ जाएगा, 150 मीटर पर सेकेंड ऐसा। तो इसका वेलोसिटी जो होगा 150 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें अगर ये जा रहा होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर से करने के लिए 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 9 सेंटीमीटर करने के लिए 150 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वंस अगेन यू कैन सी दैट कि हियर इज द वर्क एनर्जी थ्योरम में लग रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रखिए बुलेट इज वेइंग 100 ग्राम इज फायर्ड विद द वेलोसिटी of 800 meter per second after the passing through the mud wall 1 meter thick, its velocity has decreased to 100 meter per second। ठीक है, तो find the average resistance force offered by the mud wall। तो इस बार आपको वर्क एनर्जी का कैलकुलेट कराते हुए ऐसा पूछ लिया, जैसे कि मड वॉल है और यहाँ से जब एंटर कर रहा है तो उसका स्पीड कितना है बच्चों, 800 मीटर पर सेकेंड ऐसा, और जब यहाँ से जब निकल रहा है तो उस समय उसका स्पीड कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे कि 800 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड जब जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है। तो हम देखें कि अगर वर्क डन इक्वल टू अगर डेल्टा डब्लू या सिंपल डब्लू अगर कहें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो निगेटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 मास उसका m, फाइनल स्पीड 100 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 800 का स्क्वायर ऐसा, तभी तो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स उसको बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, F डॉट एस
वर्क डन के लिए अगर इसको दिखाने के, तो जो उस पर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा इधर से, और ये चल कितना रहा है 1 मीटर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या F इंटू 1 इक्वल टू, अगर मास उसका कितना था 10 ग्राम, तो 1/2 10 ग्राम को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ हाँ, अब इसका जो कहानी है लास्ट तक दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है, ये जो इसकी कहानी है जो 100² माइनस 800, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला आपने सीखा है, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो सेम अप्लीकेशन यहाँ भी कर सकते हैं कि 100 माइनस 800 दिस थिंग बिकम द माइनस 700 और 100 प्लस 800 इज बिकम 900, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से अगर उसको देखेंगे तो ये f इंटू 1 तो f ही हो गया, अपने लिए स्पेस थोड़ा बना लिया जाए, 10 इंटू 10⁻³ तो -2 हो गया, तो इसका वैल्यू -700 -900 -700 और 900 नॉट -900, तो -10⁻², 2 जीरो गया, तो यहाँ से आप देखेंगे 9 7 जा 63 अपॉन -2, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो गया 3150 न्यूटन विथ निगेटिव। तो दिस निगेटिव, ये निगेटिव है, इसका वैल्यू निगेटिव हो रहा है, तो इसीलिए इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स बोला था ना, दैट व्हाट रेजिस्टेंस उसके लिए था, अगेंस्ट द, हमने जो वर्क निकाला था अगेंस्ट द था। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, इसमें आते हैं। ये भी आपका कमाल का क्वेश्चन है, लेकिन एक पहले एक और बचा हुआ है, उसको आइए देख लिया जाए। ये क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का है बच्चों क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन है, तो अभी बेसिक ही कर रहे हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग इस पर एक बार आ जाए, तो अंडरस्टैंडिंग एक बार आ जाएगा तो और मुश्किल क्वेश्चन के लिए भी चलेंगे। ये कर रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्पीड v equal to 2 meter per second, enter the rough patches range from 0 equal to 0.1 to x equal to 2.01. A retarding force Fr on the block on this range is inversely proportional to x. ये ऐसा कुछ दे रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे इसमें चेंज कर रहा है, और जो रफ रेंज है 0.12 से लेकर 2.01 तक। फिर कह रहा फ्रिक्शन फोर्स कहीं नहीं है, मतलब 0.1 से आप पीछे की तरफ जाइए या 2.01 के बियॉन्ड जाइए, मतलब कह रहा है कि रफनेस किसी इसी रेंज में है। ये यहाँ से ब्लॉक जब जा रहा होगा तो x इक्वल टू 0.1 है और दूसरा x इक्वल टू 2.01 है, इस रेंज में अगर है तब उस पर ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि हाँ कि वेयर k का वैल्यू 0.5 जूल है, तो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड Vf। अच्छा वो Vi था, ये जो V6 लग रहा था मुझे, ये इसका इनिशियल स्पीड है बच्चों Vi। तो कह रहा कि फाइनल स्पीड क्या होगा, तो अरे वाह, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का कूट करें। मुझे लगा कि पहले केवल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगा, लेकिन नहीं। तो इसके पहले हाँ 2.0 के बियॉन्ड क्या है कि इसका कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इस शून्य, और इसके पहले कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो शून्य। तो हमें इसी पे काम करना है। तो देखते हैं पहले वर्क डन क्या आया। वर्क डन जो आएगा उसका चेंज इन का मतलब कि हम अगर वर्क डन वंस वी गेट द वर्क डन देन वी विल अप्लाई द काइनेटिक एनर्जी फॉर मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल वंस वी गेट द दिस थिंग। तो ओके, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स, और एक्स का है तो एक्स पे ही कर देते हैं, और 0.1 टू 2.01 ऐसा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा -k/x इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और k का वैल्यू हमें गिवन है ना कुछ
के का वैल्यू, हाँ ये रहा 0.5 जूल। तो देखिए इसको माइनस के को तो बाहर रख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, dx बाई एक्स का याद है, इसका होता है इंटीग्रेशन ln x। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं माइनस के इंटू ln x। अच्छा लिमिट तो हम लोग भूल ही गए, तो 0.1 टू 2.01, 0.1 टू 2.01, तो ln x हो गया 0.1 टू 2.01। तो माइनस के जगह पे 10 रख लिया और यहाँ से ln 2.01 माइनस 0.1, मतलब ऐसा होगा ln a माइनस ln b। तो जब इस तरह का कुछ होगा तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, ln a बाई बी हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखो ऐसा होगा 2.01 होगा माइनस ln 0.1 होगा इस तरह का। तो ln a माइनस ln b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln a बाई बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस 10 ln 2.01 तो 20.1 ऐसा आ जाएगा क्या। तो उसमें क्या होगा बच्चों कि इस चीज़ को अब 20.1 है, तो 20.1 का लॉग का वैल्यू जब लेंगे तो ln 2 का वैल्यू आपको पता है 0.693 होता है, ln 2 का 0.693 होता है ऐसा। इसमें 2.303 दोनों मिले हुए हैं, तो उस चलते और 1 ठीक है। तो इसको वाट एवर, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि छोड़ देता हूँ इस पर ही ऐसा। इसका कुछ क्वांटिटी आएगा 10 टू 20.1 के लिए। अब तो मुझे लॉग का उसका वैल्यू लेना पड़ेगा, या इन्होंने दिया नहीं कि बताना चाहिए था। एनसीईआरटी का यही खास बात है कि वो आपको बताते नहीं हैं कुछ, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जाइए पीछे से रिविजिट करिए, तो वहाँ से इनका मतलब है। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ कि इसका वैल्यू निकाल लाता हूँ ln का, या चाहे तो आप लोग भी अपना इंडिपेंडेंटली उसको कर सकते हैं। ln 20.1 तो कुछ 3 के आसपास आएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 30 जूल, तो माइनस है 30 जूल ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस 30 जूल उसके फ्रिक्शन के चलते हुआ। अब हमें क्या कहा जा रहा था कि व्हाट इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो समझ में आया होगा, इसको आप चाहें तो आराम से लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट इसका बता देता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा, और जो वर्क डन आ रहा है माइनस 30 जूल आ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछा जा रहा है, तो के इनिशियल कितना होगा 1/2 m इंटू यू स्क्वायर, या यू इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 30 जूल। और उस क्वेश्चन में मेंशन है कि 1/2 उसका वेलोसिटी कुछ था, 1 kg का ब्लॉक था, वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, तो इसका अगर हम रखें यहाँ से 1 इंटू 1 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 30 जूल ऐसा। तो के फाइनल का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 2 तो कितना हो गया माइनस 28 जूल। के फाइनल का वैल्यू माइनस 28 जूल। अच्छा, अब कह रहा है कि बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो 1/2 उसका मास कितना था 1 kg, और v फाइनल का स्क्वायर कर देते हैं और इसके जगह पे। तो अभी क्या करते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि फाइनल में आपका क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो तो निगेटिव होगा नहीं, तो दैट इज़ वाई हमको ऐसा काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसमें इसका वैल्यू 28 ले लेते हैं, तो यहाँ से v फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 इंटू 2 56 का स्क्वायर रूट। तो उसको आप देखिएगा तो 7.5 या 6 के आसपास कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा
ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप एक आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मीटर पर सेकेंड था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसका इंक्रीज कैसे हो गया? ये 7.6 मीटर तो डिक्रीज होना चाहिए था। इधर तो कुछ कैलकुलेशन में एरर है नहीं। ओ, ये क्या वैल्यू है कि ये 0.5 जूल था ना के का वैल्यू, तो इसमें के का वैल्यू -10 आ गया, मतलब कि 10 ले लिया गया, तो इसीलिए ऐसा कहानी ये दिखा रहा है। तो के का वैल्यू अगर 0.5 अगर लेंगे तो बेसिकली उसका वैल्यू इसका वैल्यू कितना आया था? 1.5 आया, सॉरी 3 आया था ना, तो 3 × 0.5 करेंगे तो इसका वैल्यू 1.5 होगा, ना कि ऐसा होगा -1.5 होगा बच्चों उसमें। अब जब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वही मैं कहूँ कि इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, तो ये वाला पार्ट इसमें यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ओके का वैल्यू 0.5 है, ना कि 10 था, तो यहाँ से 1.5 आएगा, यहाँ से 1.5 आएगा और 1.5, बाकी सब चीज़ें सही चल रहा होगा। यहाँ से फिर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 जब यहाँ से प्लस होगा 1.5 होगा माइनस में, तो के फाइनल के लिए तो हाँ, तो 2 - 1.5 तो कितना आ गया? 0.5 जूल। तो 0.5 जूल होगा, इसको हटा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 m, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 यहाँ से कैंसिल हो गया, बिकॉज 0.5 का वैल्यू 1/2 होता है। तो v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू मास इसका कितना था? 1 kg 1, तो v फाइनल कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। अब सही है, क्योंकि पहले वाले में उसका 2 मीटर पर सेकेंड था, तो 2 से 7.6 कैसे हो सकता है? और जबकि रिटार्डिंग फोर्स वो खुद ही बता रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए उसका v फाइनल मतलब 2 से उसका वैल्यू 1 हो गया। हाँ, अब ठीक है ये डेटा, ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंक्लाइन प्लेन पर कुछ ऐसा क्वेश्चन एक लेते हैं, तो ये मज़ेदार क्वेश्चन होगा बाकी सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, ये कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन अप एन इंक्लाइन प्लेन टू द लेंथ 10 मीटर एंड द हाइट 5 मीटर and then allowed to the slide down to the bottom again. The coefficient of friction between the body and the plane is 0.15. What is the work done by the gravitational force over the round trip? Work done by the applied force over the upward journey? Work done by the frictional force over the round trip? Kinetic energy of the body at the end of the trip? How is the answer to? नहीं, एक ही क्वेश्चन है, रिलेटेड टू द फर्स्ट 3 आंसर। ठीक है, तो आइए तो एक अपने लिए सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया जाए। ऐसा, इस तरह का, इतना सफिशिएंट होगा समझाने के लिए आपको। चलो ऐसा एक बना लेते हैं, तो ये दिख रहा होगा बच्चे, विजुअल है। ये एंगल कुछ थीटा। अच्छा, उसमें क्या बात बोला कि 10 मीटर जब आप जाते हैं ऐसे, जैसे इस पर आप 10 मीटर चल रहे होंगे, किस पर ऐसे मूव किए तो 5 मीटर ऐसे आप यहाँ की तरफ फूट गया। तो इसका कहने का क्या मतलब है, ये जब भी इस तरह का होता है ना, कि जैसे अभी नहीं दिया है, जैसे बोला भी रहता 5 × 10, या अभी तो 10 मीटर ऐसे आप जा ही रहे हैं और उसके चलते आप रेज कर गए, तो यहाँ से ये वाला रेज जो किए तो 5/10, या लिखा रहता है कभी 5 × 10, 1 × 10, तो साइन थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 5/10 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ से इसका वैल्यू 30 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का आपका वो है 10 मीटर का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। तो देखो, इसको करने का 2 तरीका है बच्चों। ये मैं आपको एक तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का भी जो ज्ञान नहीं दिया हूँ, वो थोड़ा उसके लिए भी है। एक चीज़ और बताइए आप, रुकिए इस क्वेश्चन से करने से पहले, कि जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा है,
और इसका लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, और 2 kg का ब्लॉक है। तो एक तो पाथ ये है कि सीधा जा रहा है, तो यहाँ से जीरो से मतलब यहाँ से जो भी सरफेस है, सरफेस से इस पॉइंट पी पर आने में कितना वर्क किया होगा। तो वर्क इक्वल टू यहाँ से 20g नीचे, मतलब 200 न्यूटन, और 10 का वैल्यू इसका ऐसा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ है, तो इसका एंगल कितना है 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री -1 हो गया, तो कितना हो गया -2000 जूल। यही होगा ना, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो वर्क डन का फॉर्मूला ही है था आपके पास कि F इंटू डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन देम। अभी हम क्या करें कि F नीचे लग रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना ऐसा, और जा रहे हैं ऊपर, तो एंगल दोनों के बीच में 180 था, तो -200 जूल। तो जाने में तो ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा, पहले इसको समझा देते हैं कि अगर ऐसे जा रहा होगा, और दूसरा प्राणी है या दूसरा एक क्रिएचर है, वो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के तब पहुंचा यहाँ पे सेकंड पोजीशन। लेकिन उसका तो पूछ रहा है कि बताइए वर्क डन कितना होगा। तो किधर भी जाए, हम क्या जानते थे, डिस्प्लेसमेंट ना, वो किधर से भी जाए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जाए, तो उसका जो mg जो नीचे लग रहा था, तो उसका जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा वाला ही मिलेगा। तो मान लीजिए कि ऐसे अगर ऐसे जा रहा है और mg नीचे लग रहा था, तो उसका कंपोनेंट कितना है mg cos थीटा, mg cos 90। तो उसका जो वर्टिकल के चलते या जो मूवमेंट अगर हॉरिजेंटल हुआ भी है, तो अगर क्यों ना किधर भी इतना 10 मीटर या 20, 100, 50 जितना भी इधर गया हो, तो उसके चलते कोई वर्क डन नहीं होगा, हम खाली डिस्प्लेसमेंट पे इधर से यहाँ से देखेंगे। तो इस केस में भी उतना ही होगा। तो इस तरह के ट्रिप में आप फंसिएगा नहीं, उसको समझ जाइएगा कि अच्छा ये तो हमें घुमा रहा है, और तब भी वो जा रहा होगा तो mg नीचे ही लग रहा होगा, नेट तो गया है 10 ही, तो इसीलिए उसका एंगल -1, तो दोनों केस में -200 जूल होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाए तो 10 मीटर का था, और टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जाए तो इधर उसका एक कंपोनेंट लग जाएगा, और जो कॉस का जो कंपोनेंट होगा वही होगा। तो सब ऐडअप होने के बाद ऐसा होगा। ये आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, मैं बार बार कॉस कॉस क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि उस एंगल पे ऐसे भी गया ना, तो इंक्लाइन जैसा होगा, तो उसमें भी कुछ उसका एंगल वो निकल कर आएगा, तो वो सब ऐडअप होने के बाद कुछ ऐसा ही मिलेंगे। एक बात, अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर लेता कि ठीक है, जाने में तो चला गया, आने में क्या कितना वर्क करेगा। तो बच्चों जब आ रहा होगा यहाँ से, तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो फोर्स क्या लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, और आ भी नीचे की तरफ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इस केस में। मतलब अगर ऐसे लिख दिया, ये मैं कह रहा हूँ कि थीटा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो वर्क कितना लगेगा mg इंटू डी, और cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो गया mgd, और यहाँ पर 2 किलो का 20 किलो का है 20g, तो 2000 जूल ऐसा हो जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 10, तो 200 जूल। तो देखिए इसमें जाने में कितना लग रहा था -200 जूल, और आने में कितना लग रहा था 2000, जाने में लग रहा था -2000 जूल, और आने में कितना लग रहा था 2000 जूल। तो राउंड ट्रिप में कितना हुआ बच्चों, 0। तो इसमें अगर राउंड ट्रिप के लिए अगर वर्क डन फॉर द राउंड ट्रिप अगर निकालें, तो 2000 माइनस प्लस 2000 0। तो जब भी इस तरह का होता है कि राउंड ट्रिप में अगर वर्क डन 0 होता है, तो वैसा फोर्स क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ये मैं आपको बताऊंगा उसके लिए, लेकिन अभी ऐसा क्वेश्चन था। तो अभी कैसे किस फोर्स के अगेंस्ट हम जा रहे थे, मतलब किस फोर्स के लिए हम वर्क डन ढूंढ रहे थे, ग्रेविटी के चलते। तो ग्रेविटी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते अगर राउंड ट्रिप में अगर आप वर्क करोगे तो इट विल बी कमिंग 0, तो दैट इज द 0। तो इट मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। अब आ जाइए इधर, समझिए अपने क्वेश्चन पर आइए। जैसे यहाँ पर ये बोल रहा था कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, तो ठीक है। तो देखो बच्चे, या तो इसको मैं बोला था ना 2 तरीका है, या तो यहाँ से जब यहाँ जा रहा है इस पॉइंट इनिशियल टू फाइनल अगर जा रहा है, तो यहाँ पर ये कितना जा रहा है 5 मीटर ही जा रहा है। अब कैसे जाए, खाली इसका पोजीशन है तो ये दिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर ही हो रहा है ना। मैं वैसे भी करके दिखा दूंगा और अभी ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, मास वगैरह कुछ दे रखा है, 0.3 kg दे रखा है, तो 0.3 इंटू जी 10,
mg इसी के अगेंस्ट हो जा रहा होगा, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 5, तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 3 इंटू 5 15 जूल। ये तो ये हुआ, तो ये तो आप मतलब अपना समझ रहे होंगे। अब मैं इसको कॉपी बुक स्टाइल में बताता हूँ कि गया होगा तो कैसा लगा होगा, क्या क्या किया होगा। जैसे मान लीजिए कि mg है ऐसे, और इसमें इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है mg cos थीटा, mg sin थीटा, इसका ये कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा mg cos थीटा, ऐसा। तो जो फोर्स यहाँ से जो लगा रहा होगा तो इसी के अगेंस्ट लगा रहा होगा ना mg sin थीटा के, और नहीं भी है तो mg sin थीटा हम जानते ही हैं। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा बच्चों यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। तो वर्क डन अगर ग्रेविटी के लिए देखें या mg sin थीटा के लिए देखें तो mg sin थीटा और इंटू 10, मतलब ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से कितना हुआ mg का वैल्यू 0.3 इंटू 10, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 क्योंकि 5/sin 30 डिग्री है, इंटू 10। तो आप यहाँ से पाएंगे ये 10 से ये 3 हो गया 1.5, तो 15 जूल ही आएगा। देखो सेम ही आ रहा है ना। हुआ क्या, मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं बता दिया। बेसिकली क्या है कि mg sin थीटा का वैल्यू देखो, आप पता चलेगा कि h ही आ रहा है, मतलब कि 10 इंटू साइन थीटा, तो 10 इंटू, आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इंटू एच, हाइपोटेन्यूस है तो क्या होगा परपेंडिकुलर ही होगा ना, और साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है और 10, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ रहा है 5 मीटर ही तो आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे निकाल लो और नहीं तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देख लो। तो बेसिक से समझाने के लिए था कि जो बच्चे मतलब कि वो समझ नहीं पाते हैं तो उनके लिए था कि यहाँ तक आकर वो इस तरह का भी कॉन्सेप्ट में पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जाने में बच्चों लग रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था, एक चीज़ और मिसिंग है कि mg sin थीटा तो इधर है, जा कैसे रहा है आगे, मतलब किधर, और अगेंस्ट 180 डिग्री पर है ऐसा। तो यहाँ पर कितना होगा माइनस माइनस, ठीक। जब वो आ रहा होगा, जब यहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो आ रहे होंगे तो mg sin थीटा इस बार हेल्प कर रहा होगा, तो mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट फिर से वही 10, तो आप करेंगे तो इस बार कितना हो जाएगा, सेम जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही आ रहा है, तो उस केस में कितना होगा एग्जैक्टली प्लस विद द 15 जूल, यही होगा ना ये पार्ट का। कि वर्क डन ने पूछा था ना कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, तो राउंड ट्रिप कब कहलाएगा, ट्रिप कब कहलाएगा राउंड ट्रिप। ये सब कहते हैं कि वहाँ इस ट्रिप पे गए थे उस ट्रिप पे गए थे, अरे गए थे तो घर भी तो आए थे, तो इसीलिए कि राउंड ट्रिप का मतलब गए और वापस आए, इस कॉल्ड राउंड ट्रिप। तो यहाँ से यहाँ गए और फिर वापस आए, तो यहाँ से -15 जूल है और यहाँ पर इसका +15 जूल है। तो दोनों का अगर राउंड ट्रिप का अगर वर्क डन निकाले तो कितना जाएगा बच्चों, 0। तो बताने का ही मतलब था। तो पीछे वाला जो अभी बताया था ग्रेविटेशनल वाले से एग्जाम्पल देकर बताया था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप ग्रेविटी में अगर राउंड ट्रिप में अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो उसका राउंड ट्रिप का वर्क 0 आएगा, तो ये वही वाला 0 है। समझ में आया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट। तो अभी देखो, अभी ऊपर वो जा रहा होगा तो इसमें ऐसा नहीं है कि उस पर फ्रिक्शन का भी वैल्यू दे रखा है, तो हमें फ्रिक्शन के बारे में सोचे ही नहीं। क्यों नहीं सोचे, क्योंकि वहाँ पर उसके बारे में बात ही नहीं किया। उसने खाली बोला कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट बताओ या राउंड ट्रिप उसके लिए बताओ, तो हम खाली ग्रेविटी के लिए सोच रहे थे। अब देखिए कि जब ऊपर जा रहा होगा तो उसके लिए सोचेंगे हम ऐसा। थीटा तो बच्चों आपको 30 डिग्री था क्योंकि उसमें उसका देखा था हमने। फिर यहाँ से अगर ये ब्लॉक है, अब इसको हम फोर्स ऐसा लगा रहे होंगे तो किससे दो से लड़ाई कर रहा होगा, दो चीज़ों से। कि तो mg इसका लग रहा होगा नीचे और इधर लग रहा होगा mg sin थीटा ऐसा, और एक लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो यही वाला F है ना। तो जो F का वैल्यू आएगा यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg sin थीटा, इन दोनों से उसको करना पड़ रहा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाता है म्यू mg cos थीटा, ये तो खूब सारा देख लिया है पीछे हमने, प्लस mg sin थीटा। तो यहाँ से अगर mg कॉमन ले लिया तो म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा
ऐसा। तो mg का वैल्यू कितना हो गया, 0.3 गिवन है तो 3 हो जाएगा। म्यू का वैल्यू 0.15 है और कॉस थीटा का वैल्यू, अच्छा 0.1 है, 15 है कि पिछले बार की तरह ना कि गड़बड़ वैल्यू ले लें। साइन कॉस 30 है तो कॉस 30 वैल्यू इज √3/2 और प्लस 1/2। तो फिर से आप चाहें तो 1/2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 1.5 और 0.15 इंटू √3 प्लस 1। तो ये अब तो आपका इतना न्यूटन आया है ना। अब पूछा था कि कितना वर्क डन कर रहा होगा, तो वर्क डन ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, तो इसको आप करेंगे 1.5 इंटू 0.15 इंटू √3 है ना, √3 प्लस 1 इंटू 10। तो इसका वैल्यू कुछ आएगा बच्चों 18.6 के आसपास आता है। ठीक है, 18.6 कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ कि 18.6 ही है या इतना है, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसीलिए डेटा बड़ा अजीब है। तो वो चाहते हैं कि आप उसको कैलकुलेट करिए और बताइए उनको। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप अपना राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। अब आ जाइए इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। देखिए इसमें राउंड ट्रिप में अगर क्या होगा कि ग्रेविटी वाले में तो देखा था कि राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता था, 0 होता था, लेकिन फ्रिक्शन वाले में नॉन जीरो आएगा। क्यों आएगा, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर मास m है, अगर इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा F, यही ना। अगर मान लीजिए d डिस्टेंस है तो अभी केस 1 जब ये जा रहा होगा तब, यहाँ से यहाँ तक जब आया होगा तब, तो इसमें कितना वर्क होगा, W1 कह लेते हैं। तो म्यू इंटू फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा mg ए, और इंटू d डिस्प्लेसमेंट विथ निगेटिव। अगर ये जा रहा होगा यहाँ से यहाँ तक आया, अगर d डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा ना। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू mg इस केस में, हॉरिजेंटली है तो। अच्छा, केस नंबर 2 देखिए कि जब यहाँ से इधर की तरफ आ रहा होगा वापस d डिस्टेंस, तब भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो सेकेंड वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू mg d, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा, फ्रिक्शन इधर फिर से निगेटिव। तो राउंड ट्रिप का मतलब जैसे यहाँ से गया था फिर यहीं आ गया, पहले गया और दूसरे केस में आया। इसको I कह देते हैं, इसको F, तो और इसको इनिशियल और फाइनल से इनिशियल की तरफ आया। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, W1 प्लस W2, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस म्यू mg2 माइनस म्यू mg2, तो कितना आ गया -2 म्यू mg d, तो विच इज़ ए नॉन जीरो है क्या। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए याद रखिएगा राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 नहीं आता है, तो इसीलिए क्या होगा, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के श्रेणी में आएगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ग्रुप में आएगा ये। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो अब हमसे जो पूछा हुआ था कि बताओ कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, तो आ जाइए। ऐसा, और इसका थीटा इतना है और m ऐसे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे क्या लग रहा होगा, म्यू mg यही लगेगा इंटू कॉस थीटा। तो राउंड ट्रिप में आ रहा होगा या जा रहा होगा तो डबल हो जाएगा ना। तो वर्क डन फॉर द राउंड ट्रिप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो -2 म्यू mg कॉस थीटा इंटू 10 ऐसा। तो म्यू का वैल्यू कितना था बच्चों, ये देखो यही आपका फोर्स लगेगा, यहाँ पर चाहो तो डी लिख लेते हैं, इन जनरल केस लिख दे रहा हूँ। -2 म्यू का वैल्यू 0.15, mg का वैल्यू कितना था 0.3, तो 3 हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 इंटू 10। ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए रखा है वो चीज़। तो देखो 2 से 2 तो ये गया और यहाँ से कुछ 1.5 हो गए और ये 3√3, कुछ हमने ज़्यादा लिख दिया क्या,
2 इंटू म्यू, mg का वैल्यू इतना है, कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है, डी का वैल्यू 10 है। ठीक है, इतना ही आना चाहिए। तो इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे म्यू mg डी का, तो 0.15 ठीक है 10 है। तो इसको आप करेंगे तो कुछ आता है इसका वैल्यू, वहाँ पर कितना था उसी के जैसा सिमिलर था पीछे वाले में। इसका 18.6 लिखा था, तो इसको चलो 7.6 लिख देता हूँ। कहाँ बताया, इसका अप्लाइड फोर्स के लिए कहीं और चले गए क्या हम लोग? ये पार्ट का आंसर जो था, हाँ 18.6 ये वाला। तो ठीक है, इसका आप लिख सकते हैं 7.6 के आसपास होगा, और निगेटिव ऑफ कोर्स निगेटिव होगा, इतना जूल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो इस पार्ट का आंसर हुआ। अब देखिए कि इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट का था, और ये सब एक सेम ही है, ये एक ही पार्ट है। करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो काइनेटिक एनर्जी का बॉडी एंड ऑफ द ट्रिप क्या होगा? ग्रेविटी के लिए तो 0 हो गया, यहाँ से आ गया, बचा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और जो जाने में कितना लगा था 18.6 जूल लगा था उसको वर्क, और आने में कितना लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन को तो उसमें कंसीडर किया था, हाँ किया था, तो आने में कितना लग रहा है इसके फ्रिक्शन के चलते 7.6। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसका सम टोटल, जैसे इसका पार्ट था कि मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का तो टोटल वर्क भी हम देखेंगे। तो वहाँ पर 18.6 जाने के लिए था और आ रहा था, तो उसमें कितना लग रहा था 0.76, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11 जूल। तो इस पार्ट का आंसर आपका मिल जाएगा कुछ 11 जूल के आसपास। ठीक है बच्चों, तो और वो पूछ रहा था कि काइनेटिक एनर्जी से उसको कैसे करेंगे, तो हम बता सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा है, और जितना राउंड ट्रिप के लिए 0 है, और जो उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उसका वही वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के पार्ट में तो इतना ही, यहीं पर इस क्लास को फिनिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक तरह से क्या देखा कि वर्क जो सीखा था उसका एक्सटेंशन देखा, कुछ उसके क्वेश्चंस देखे थे। दूसरा कि हमने काइनेटिक एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी देखा, और उसमें हमने ये सीखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन था। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, और स्प्रिंग फोर्स ऑफ कोर्स उसके लिए देखा। नेक्स्ट बार में हम देखेंगे करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे, और पूरा एक तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम जो एक्चुअल होता है अपने असली फॉर्म में आएगा, और फिर वहाँ से हम और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये बेसिक था, तो आप इसमें जाकर SC वर्मा के क्वेश्चंस कुछ ट्राई कर सकते हैं, तो करिए, आपको बहुत स्मूथली बन जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का उसका देखेंगे, और फिर उसमें बहुत सारे जैसे कि वर्टिकल सर्कल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबों के बारे में देखेंगे। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बार हम जब और मिलेंगे तो और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और कुछ मजबूती के साथ और दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम।